दोस्तों जीवन में पैसा कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी को पता है कि पैसा हमारी जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है, हमें आराम और सुविधाएं प्रदान करता है। पैसों से हम सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, उन्हें बिल गेट्स, एलोन मस्क और मुकेश अंबानी को देखने के बाद सड़क पर रहने वाले लोगों पर भी नजर मार लेनी चाहिए। यकीनन आप पैसे का महत्व समझ जाएंगे। आज के इस जमाने में बिना पैसे के जीना लगभग नामुमकिन है। जीवन जीने के लिए पैसा उतना ही जरूरी है जितना कि हवा, पानी और खाना है। यही वजह है कि आज भिखारी से लेकर बिलियनियर तक हर कोई पैसा पाना चाहता है। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि पैसे में इतनी ताकत है कि कभी जंगलों में रहने वाला इंसान आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैसे ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना रखा है, इस पैसे की शुरुआत कैसे हुई थी, इसको कब और किसने बनाया था? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसे की शुरुआत कैसे हुई थी, इसको कब और किसने बनाया था। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? मतलब अगर पूरी दुनिया के पैसों को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये कितना होगा? आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग 1540 ट्रिलियन डॉलर रुपए है। अब सवाल यह आता है कि इतना पैसा आखिर आया कहां से, पैसे को किसने और क्यों बनाया था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको जाना होगा करीबन 17,000 साल पहले, यानी कि 15,000 ईस्वी में, जब दुनिया में पैसे का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था खुद को जिंदा रखना, जिसके लिए वो शिकार किया करते थे। लेकिन हर दिन पूरे कबीले का पेट भर जाए, इतना शिकार मिल पाना नामुमकिन था। पर भूख को तो कोई नहीं रोक सकता। उनकी ये भूख थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से जोड़ा, और ये एक दूसरे से चीजों का आदान प्रदान करने लगे। ये अपने हथियारों के बदले में ताजा मांस लेते थे, और इसी तरह उस समय इस सिस्टम का जन्म हुआ, यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना। और उसी समय बटरिंग सिस्टम का जन्म हुआ। इस सिस्टम ने लोगों के अंदर कई तरह के परिवर्तन लाए। इसी के साथ साथ समय बीतता गया और आबादी बढ़ने लगी। कई हजारों साल बाद जब लोग शिकार के साथ साथ अनाज उगाने लगे, तो बटरिंग सिस्टम में उन्हें कई तरह की खामियां देखने को मिली। आबादी बढ़ने पर उन्हें याद रखने में कठिनाई होने लगी कि किस इंसान को उन्होंने क्या दिया था और किस इंसान से क्या लेना है। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, जिससे अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। लेकिन अब भी बटरिंग सिस्टम में कई तरह की कमियां थी, जिसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि बटरिंग सिस्टम के लिए दो लोगों की रजामंदी जरूरी होती थी। क्योंकि कई बार ट्रेड करते समय एक इंसान को तो उसकी जरूरत का सामान मिल जाता था, लेकिन अगले व्यक्ति को वो चीज नहीं चाहिए होती थी जो सामने वाला व्यक्ति उसे दे रहा है। इसलिए एक समय के बाद इस ट्रेड को करना काफी मुश्किल हो गया, और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पैसे का जन्म हुआ। लेकिन ये वो पैसा नहीं था जो हम सब लोग इस्तेमाल करते थे। ये थी कमोडिटी मनी, यानी उस समय इंसानों द्वारा हर उस चीज को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जो मूल्यवान थी और हर किसी के इस्तेमाल में आ सकती थी, जैसे कि पालतू जानवर। कमोडिटी मनी ने ट्रेड को तो आसान कर दिया, लेकिन इसकी भी एक कमी थी। इसमें हर व्यक्ति अपने वाली चीज को सामने वाले व्यक्ति की चीज से अधिक मूल्यवान बताने लगा, जिससे एक बार फिर से ट्रेड करना मुश्किल हो गया। और इसीलिए अब एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो सभी कमोडिटी मनी की चीजों की कीमत तय कर सके, और लोगों के इसी जरूरत ने मेटेलिक मनी की शुरुआत की। आज से लगभग 2600 साल पहले, यानी कि 620 ईस्वी पहले, एंशियंट ग्रीस में मेटेलिक मनी की शुरुआत हुई थी। वहां सोने और चांदी को मिक्स करके कॉइन बनाए गए थे। इन कॉइन्स के ऊपर शेर या बैल के चित्र बनाए गए थे, और यह दुनिया का सबसे पहला सिक्का था। यह सिक्का प्राचीन ग्रीक सिक्के के पहले के थे। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सबसे पहले चीन में 1000 बीसी में हुई थी। चीन के लोग उस समय पीतल और तांबे के सिक्के बनाते थे, लेकिन दुख की बात यह थी कि इन सिक्कों को ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। हर एक राजा अपने शासनकाल में अपने नाम के सिक्के बनाने लगे, जिससे पूरी दुनिया में हर कोई इंसान सिक्कों का इस्तेमाल करने लगा। इन सिक्कों ने ट्रेड में क्रांति ला दी। फिर 500 बीसी में इन सिक्कों के जरिए व्यापार होता था, लेकिन इन सिक्कों की सबसे बड़ी कमी थी इनका वजन। वजन अधिक होने के साथ साथ समुद्री जहाज में बहुत अधिक जगह लेते थे। उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में बहुत अधिक समय लगता था, जिसकी वजह से उनकी चोरी होने का खतरा भी बढ़ गया था। और तो और इन्हें गिनने में भी काफी कठिनाई आती थी। इसलिए अब सिक्कों की जगह पर एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो वजन में हल्की हो और आसानी से स्टोर करके उन्हें काउंट भी किया जा सके। इसके बाद साल 1289 में चीन में पेपर मनी की शुरुआत हुई। इस पेपर मनी को उस समय IOU कहा गया, जिसका मतलब था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। यानी इस पेपर मनी को इस्तेमाल करने के लिए आपको बैंक में अपना कीमती सामान रखना होता था, और इसके बदले में बैंक आपको पेपर मनी देता था। उस पेपर मनी से आप ट्रेड कर सकते थे, और सामने वाला व्यक्ति उस पेपर मनी को लेकर बैंक जाएगा तो बैंक उसे कीमती सामान दे देता था।
लेकिन लोगों ने इस कागज को बदलने की जगह इससे ट्रेड करना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ पेपर मनी चीन के बाहर भी फैल गया। अब लोगों में ज्यादा से ज्यादा पेपर मनी को पाने की होड़ लग गई थी, क्योंकि पेपर मनी एक ऐसी चीज थी जिसे वो जितना चाहे उतना छाप सकते थे और लोग भी इसे लेने लगे, क्योंकि सोने चांदी के चोरी होने का डर लगा रहता था। कुछ समय बाद बैंक लोगों को उधार भी देने लगे, जिससे पूरी दुनिया में पेपर मनी की बारिश होने लगी। पेपर मनी की अधिकता ने महंगाई को जन्म दिया। जो सामान कभी 1 रुपए में मिलता था अब वो 10 रुपए में मिलने लगा। बैंकों में उतने सोने चांदी के सिक्के नहीं थे जितने शहर में पेपर मनी मौजूद थी। इस बात की खबर जब लोगों को लगी तो वो अपने सिक्के लेने के लिए बैंकों की तरफ दौड़ पड़े। अब लोगों का बैंकों पर से भरोसा उठ गया। लोगों के पास जो बचे कुचे सिक्के थे वो अपने घर में ही छुपा कर रखने लगे। पैसे का सर्कुलेशन भी अब पहले से बहुत कम हो गया, जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करने पड़ा। फिर साल 1800 में ब्रिटेन में एक नए लॉ के तहत अनाउंसमेंट किया कि अब उनके पास जितना कोड होगा उतना ही पेपर मनी को प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं बढ़ेगी और कर्ज भी एक लिमिट में ही दी जाएगी। इस तरह ब्रिटेन ने अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया और कुछ ही समय में ब्रिटेन को देखकर बाकी सारी कंट्रीज ने भी अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया, जिसके बाद साल 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। लेकिन उनको यह पता नहीं था कि आगे जो होने वाला है वो काफी भयानक है। देश में जब पैसा ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि महंगाई बढ़ती है, लेकिन जब पैसा कम होता है तो डिफ्लेशन होता है, जो कि महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और साल 1930 में यही हुआ, यूएसए में डिफ्लेशन हो गई, क्योंकि चीजों की कीमत कम होने की वजह से कंपनी इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे सके, और ऐसी हालत में लोगों के पास ना ही कोई काम था और ना ही पैसा। इसके बाद इस मुसीबत से बचने के लिए साल 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने गोल्ड और डॉलर के कनेक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिससे बैंकों के पास फिर से उनकी ताकत लौट आई और एक बार वो फिर से नोट छापने लगे। लेकिन अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई, यानी कि महंगाई बढ़ने लगी, जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक की स्थापना की, जिसका काम यह देखना था कि देश में ना तो पैसा ज्यादा हो और ना ही कम हो। दोस्तों, अब दुनिया में फ्लैट मनी है, यानी कि वो मनी जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए यह कागज की मनी हमें वो सब कुछ दिलाता है जिसकी हम चाह रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि मनी की शुरुआत कैसे हुई थी। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप में से 99% लोग जो मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।